Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, in this video, we'll be taking a look at the topic of chronic suppurative otitis media. हमने acute suppurative otitis media की बात की थी और अगर यही हमारी acute form more than 6 months तक सस्टेन रहे और उसको ट्रीट ना किया जाए और जो एयर डिस्चार्ज है वो कंटिन्यू रहे, जो एयर परफोरेशन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो परफोरेशन है वो क्योर ना हो, वो ठीक ना हो, दैट विल बी रिगार्डेड एज क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया. अच्छा, अब जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स हैं ना, ये थोड़े माइल्ड होते हैं. मतलब इसमें जो हेयरिंग लॉस है वो तो है, वो तो स्वीयर भी हो सकता है और जो ईयर डिस्चार्ज है वो भी स्वीयर हो सकता है, प्रोफ्यूज हो सकता है. लेकिन इसमें जो पेन है ना, हमें पेन की कंप्लेंट क्रोनिक केस में नहीं मिलती. पेन की कंप्लेंट हमें एक्यूट केस में मिलती है. ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ अ होल और द पार्ट ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट कैरेक्टराइज्ड बाय ईयर डिस्चार्ज एंड परमानेंट परफोरेशन. ठीक है, नॉर्मली तो ये होता है ना कि एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के केस में परफोरेशन बन जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, लेकिन वो बाद में खुद ही ठीक भी हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली क्लोज भी हो जाती है, बिकॉज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द फास्टेस्ट हीलिंग स्ट्रक्चर. लेकिन इन केस ऑफ क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि सेपरेशन जो है या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो क्योर ही नहीं हो रही, वो ठीक ही नहीं हो रही, वो प्रजिस्ट करती जा रही, तो जो ओपनिंग है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, जो परफोरेशन है उसको क्योर होने का, उसको हील होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वो जो परफोरेशन है वो भी परमानेंट हो जाएगी और ईयर डिस्चार्ज है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वो भी सस्टेन रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा ये डिस्चार्ज. ठीक है, तो यही दो सिम्टम्स हैं इंपॉर्टेंट क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की या CSOM की, कि उसमें परमानेंट परफोरेशन रहती है और ईयर डिस्चार्ज रहता है. तो इसके केस में हमें फिर उसकी जो परफोरेशन है उसको फिर सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है. ठीक है, मेरिंगोप्लास्टी करनी पड़ती है. एनीवे, तो परफोरेशन बिकम्स परमानेंट व्हेन इट्स एजेस आर कवर्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम एंड इट इज डज नॉट हील स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, जब नॉर्मली तो जो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके एजेस म्यूकोजा के बने होने चाहिए ना, लेकिन अगर उसको कवर कर ले स्क्वेमस एपिथेलियम, तब वो जो ओपनिंग होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वो परमानेंट हो जाएगी. ठीक है, अ परमानेंट परफोरेशन इज लाइकन टू एन एपिथेलियम लाइन फिस्टुलस ट्रैक, क्योंकि फिर फिस्टुला बन जाएगा ना, कि जितनी भी सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही है मिडल ईयर में, सारी बाहर एक्सटर्नल ईयर कैनाल में से ड्रेन होती जा रही हैं, तो एक फिस्टुला सा बन जाएगा. वो जो ओपनिंग होगी वो एज अ फिस्टुला सर्व करेगा. एपिडेमियोलॉजी ये कहते हैं कि पुअर सोशल इकोनॉमिक क्लास में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनमें हेल्थ एजुकेशन की कमी होती है, पुअर न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो इसके ऊपर फोकस नहीं करते. सिंस पेन नहीं होता बच्चे को, तो वो कहते हैं चलो ठीक है, ईयर डिस्चार्ज होता भी है तो होता रहे. और ये एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. ठीक है, अच्छा, देन टाइप्स होती हैं CSOM का, आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो भी इस बारे में. एक इसकी ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप होती है, इसको एटिको एंट्रल टाइप होती है. जो ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप होती है इसको हम सेफ टाइप कहते हैं, बिनाइन टाइप कहते हैं. एटिको एंट्रल टाइप को हम अनसेफ टाइप कहते हैं, डेंजरस टाइप कहते हैं. इसमें डिफरेंसेस हमने आगे देखने हैं इंशाल्लाह, और इनको दोनों को हम इंडिविजुअली भी इनकी डिटेल देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जैसे इसकी डिफरेंसेस, जो मेजर डिफरेंसेस है एटिको एंट्रल टाइप में और ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ CSOM में, वो देखनी है. जो ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप है ये इन्वॉल्व कर रही एंट्रो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट को. एंट्रो इन्फीरियर पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, तो यूस्ट्रेशन ट्यूब पड़ी हुई है, एक मीजो टिम्पैनिक पड़ा है. तो मीजो टिम्पैनम ऑफ द मिडल ईयर कैविटी एंड द यूस्ट्रेशन ट्यूब आर इन्वॉल्व इन द एंट्रो इन्फीरियर टाइप और द ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ CSOM. ठीक है, और इसमें जो परफोरेशन बनेगी हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इन केस ऑफ ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप, वो भी सेंट्रल परफोरेशन बनेगी. सेंट्रल परफोरेशन का मतलब ये है कि जो उसकी सराउंडिंग बोन है उसको इन्वॉल्व नहीं कर रही, या जो उसका एनुलस टिम्पैनिकस है उसको इन्वॉल्व नहीं कर रही. तो सेंट्रल परफोरेशन है तो इसकी हीलिंग भी बेटर होती है और इसमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन का भी रिस्क नहीं है इन केस ऑफ ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ CSOM. ठीक है, जो एंट्रोएंट्रल टाइप है वो अनसेफ टाइप है, डेंजरस टाइप है, इसको मैलिग्नेंट टाइप भी कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स एक तो जो ट्यूबो टिम्पैनिक ऑफ एंट्रो इन्फीरियर पार्ट को इन्वॉल्व कर रही है मिडल ईयर के लेफ्ट का. जो एटिको एंट्रल टाइप है वो पोस्टो सुपीरियर पार्ट को इन्वॉल्व कर रही है, तो मिडल ईयर के लेफ्ट. अच्छा, पोस्टो सुपीरियर पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, एक तो एटिक का पोर्शन पड़ा हुआ है, एक एंट्रम का पोर्शन पड़ा हुआ है और मास्टर्ड बोन का पोर्शन पड़ा हुआ है. तो एटिक, एंट्रम एंड द मास्टर्ड बोन आर इन्वॉल्व इन द एटिको एंट्रल टाइप ऑफ, जैसे नाम से भी पता चलता है ना कि एटिक इन्वॉल्व है, एंट्रम इन्वॉल्व है, मास्टर्ड बोन इन्वॉल्व है इन केस ऑफ. और ट्यूबो टिम्पैनिक से भी ये पता चलता है कि यूस्ट्रेशन ट्यूब इन्वॉल्व है और मीजो टिम्पैनम इन्वॉल्व है. मतलब उसके नामों से हमें उसके पार्ट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट का आइडिया हो रहा है. ठीक है, अच्छा, और जो ये हमारे पास सेकंड टाइप थी एटिको एंट्रल टाइप, के बारे में कहा जाता है कि इट इज एसोसिएटेड विद एटिक और मार्जिनल परफोरेशन. एक में सेंट्रल परफोरेशन बन रही है, एक में मार्जिनल परफोरेशन बन रही है. एंड द डिजीज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द बोन इरोडिंग प्रोसेस सच एज कोलेस्टोमा. अच्छा, कोलेस्टोमा की फॉर्मेशन, हमने कोलेस्टोमा की थ्योरीज पढ़ी थी ना, कि उसमें एक थ्योरी ये भी कहती है जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहेगी मिडल ईयर की, तो उसके नतीजे में भी मेटाप्लेजिया हो जाएगा ना मिडल ईयर में. तो ये कोलेस्टोमा फॉर्मेशन में ज़्यादा कॉमन है एटिको एंट्रल टाइप ऑफ CSOM के साथ. ठीक है, ग्रैनुलेशंस भी बन सकती है मिडल ईयर में और ऑस्ट्राइटिस भी हो सकता है, बोन की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है. और जो जिसका कॉम्प्लिकेशन का भी ज़्यादा कॉमन है एटिको एंट्रल टाइप में. अच्छा, इसके प्रॉपर जो डिफरेंसेस देखें वो भी पढ़ लेते हैं एक बार,
कि जो ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप है उसमें जो डिस्चार्ज होता है ईयर से वो प्रोफ्यूज होता है, म्यूकोइड होता है और ऑर्डरलेस होता है, जबकि एटिकोएंट्रल टाइप में जो डिस्चार्ज होता है स्कैंटी होता है, परूलेंट होता है, फॉल स्मेलिंग होता है। जो परफोरेशन होती है ट्यूबर टिम्पैनिक में वो सेंट्रल परफोरेशन होती है, एटिकोएंट्रल में मार्जिनल या एटिकल परफोरेशन होती है। ग्रेनुलेशंस ट्यूबर टिम्पैनिक में नहीं बनती, अनकॉमन होती है। एटिकोएंट्रल में ग्रेनुलेशंस बनती हैं ड्यू टू ओस्टाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन। अच्छा, जो पॉलिप अगर बनेगा इन केस ऑफ ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप तो वो पेल सा पॉलिप होगा, इन केस ऑफ एटिकोएंट्रल टाइप वो रेड फ्लैशी पॉलिप होगा। कोलेस्ट्रोमा नहीं बनता ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप में, एटिकोएंट्रल टाइप में कोलेस्ट्रोमा बनता है। कॉम्प्लिकेशंस भी रेयर है, ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप में एटिकोएंट्रल की परफोरेशंस होती हैं, कॉमन है। ऑडियोग्राम पे हमें मॉडरेट टू माइल्ड इंटेंसिटी का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलता है, जबकि एटिकोएंट्रल टाइप में हमें कंडक्टिव या मिक्स्ड मतलब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मिल सकता है, क्योंकि अगेंस्ट में बोन की इरोजन होती है, तो अगर कोक्लिया की भी इन्वॉल्वमेंट होगी तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मिल सकता है। तो क्या क्या डिफरेंसेस है, तो डिस्चार्ज डिफरेंट है दोनों का, सेकेंडली परफोरेशन डिफरेंट दोनों की, ग्रेनुलेशंस एक में बन रही है एक में नहीं बन रही, पॉलिप एक में पेल है एक में रेड फ्लैशी है, कोलेस्ट्रोमा एक में बन रहा है एक में नहीं बन रहा, कॉम्प्लिकेशंस एक में ज़्यादा है एक में रेयर है, और सेवंथ उसमें जो हेयरिंग लॉस भी एक में मिक्स्ड है और एक में जस्ट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। तो ये देखो डिफरेंसेस से CSOM की वैरायटी के। एंड या दैट इज़ इट फॉर नाउ। हमने इसकी एटिकोएंट्रल टाइप को भी डिटेल में देखेंगे, इस ट्रीटमेंट को हम डिटेल में देखेंगे, और ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप को भी हम डिटेल में देखेंगे इन आवर सब्सिक्वेंट वीडियोज़। फॉर नाउ दैट इज़ इट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।